हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देख लिया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, डेफिनेशन एक्चुअली इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है। अब क्यों बार बार मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा हूँ, क्योंकि इन्वर्स जो है वो हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। आज के क्लास में हम लोग स्पेशली मैट्रिक्स इक्वेशंस को करेंगे। जब हमने मैट्रिक्स को शुरू किया था और मैट्रिक्स को डिफाइन किया था तो उसके बाद हमने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को शुरू किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जो टेक्निक या मेथड हमने यूज़ किया था वहाँ पे वो क्या था, गाउसियन एलिमिनेशन या गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन। गाउसियन एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम किसी भी सिस्टम के, जब मैं सिस्टम कह रहा हूँ तो ऑफ कोर्स वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो किसी भी सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को पहले लिखते थे। उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को अप्लाई करके ट्रांसफॉर्म कर देते थे रॉ एशलन फॉर्म में, जहाँ तक गाउसियन एलिमिनेशन से सॉल्व करने की बात है। और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम वहाँ से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते थे। एक और आसान मेथड था कि हम एक स्टेप आगे जाके रिड्यूस्ड रॉ एशलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते थे उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, और उससे भी हम लोग आसानी से उस सिस्टम के सॉल्यूशन को फाइंड कर देते थे, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है, आज के क्लास में हम मैट्रिक्स इक्वेशंस तो करेंगे डेफिनेटली। जब मैट्रिक्स इक्वेशंस की बात हो रही है तो वहाँ पे हम सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज इतने क्यों इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 10 मिनट का हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा ही। तो अगर मैं एक क्वेश्चन भी बनाऊँगा तो उसको उस प्रॉपर वे में आपको बताऊँगा कि वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा पहले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में एक बार और थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि अगर इफ A is a square matrix of n cross n dimensions, ठीक है, and B is also a square matrix of n cross n dimensions, and if, या यहाँ पे लिख लीजिए, then if AB is equal to BA is equal to IN. IN क्या है? It is an identity matrix of order n. ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है then B is called the inverse of A, and we write it as B is equal to A inverse। ठीक है, चलिए भाई, ये मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन था। तो अगर आपको याद हो तो इसको मैंने जनरल वे में डिफाइन किया था कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई एन। अगर A एक n ऑर्डर का यानी कि n क्रॉस n डायमेंशन का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा इफ द इनवर्स ऑफ A इज एग्जिस्ट। अब आपको ये भी पता होगा पिछले क्लास से कि किसी भी सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, और जिन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है उस तरह के मैट्रिसेस को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सब कुछ आपने देख लिया था। अब चलिए देखते हैं कि इनवर्स जो है किसी मैट्रिक्स का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
और साथ में ये भी देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी इतना मायने क्यों रखता है। माफ़ करिएगा, थोड़ा तबीयत खराब है तो मेरा जो सांस है ना वो थोड़ा सा तेज़ी से चल रहा है, कोई बात नहीं है। ओके, तो ये आपने इन्वर्स के बारे में सब कुछ देख लिया था। अब चलिए हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशंस को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल से हम लोग उसको देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो किस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। मैंने आपको इन शॉर्ट ये भी बता दिया था कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक नियम तो मैंने आपको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से किस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि किस तरह से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने पिछले क्लास में आपको दिखा दिया था। अब नाउ ये भी मैंने कहा था कि एक और तरीका होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज करके किसी और डिटर्मिनेंट को यूज करके, दोनों को यूज करके किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स को फाइंड करना अगर वो एग्जिस्ट करता हो तो चूंकि मैंने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाया है तो कल के क्लास में, आई होप कल के क्लास में मैं आपको वो मेथड भी बता दूंगा कि किस तरह से वो फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद आप खुद से अपने आप से ये सोचिएगा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरीके से आपको आसान लग रहा है वो आप खुद से जज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के क्लास में वो नियम भी मैं बता दूंगा आफ्टर आई स्टार्ट डिटर्मिनेंट। डेफिनेटली टुमारो वी विल स्टार्ट डिटर्मिनेंट बिकॉज this is, today's class is the last class for matrix। चलिए, so एक सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन बाद में देखेंगे, पहले थर्ड ऑर्डर का एक सिस्टम देखते हैं। ओके, सॉल्व करिए the system, लिख लीजिएगा इक्वेशन को, x माइनस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 5, माइनस 3x प्लस 6y प्लस 15z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा वो मैट्रिक्स है। नाउ एक चीज और, पिछले क्लास में मैंने आपको ये भी बता दिया था, पिछले क्लास में बताया था या पिछले क्लास में बताया है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई इस तरह का सिस्टम है, a1x प्लस b1 y प्लस, चाहे इस तरह रखता हूं मैं, a1x1 प्लस a2x2 एंड सो ऑन टू, मान लीजिए an इज इक्वल टू, इसको हम लोग ले लेते हैं c1। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। एक और है b1x प्लस, माफ करिएगा, b1x1 प्लस b2x2 एंड सो ऑन टू प्लस bnxn इज इक्वल टू c2। ठीक है, एक और इक्वेशन है, मान लीजिए आपका मैं ना, देखिए ये होता तो n इक्वेशंस के लिए है, a1 b1, लेकिन अगर मैं n इक्वेशंस के लिए आपको बताऊंगा ना तो आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी मुझे।
ठीक है, चलिए कोई नहीं। मान लीजिए कि ये एक तरह का सिस्टम है, ठीक है ना, ये एक तरह का सिस्टम है, और इसी तरह के यहां से लेके आपका यहां पे n नंबर ऑफ इक्वेशंस, n नंबर ऑफ इक्वेशंस। अब क्यों n नंबर ऑफ इक्वेशंस है ये मैं बताता हूं। जो nthवां इक्वेशंस होगा उसका कांस्टेंट होगा Cn, ठीक है, उसका कांस्टेंट होगा मान लीजिए Cn, ये हमने सपोज कर लिया। तो इस इक्वेशन को एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं ये इन इक्वेशंस के लिए बता रहा हूं, फिर आपको एक सिंपल इक्वेशन भी लिख के बताऊंगा और उसके बाद इसको मैं स्टार्ट करूंगा। इस इक्वेशन को एक मैट्रिक्स इक्वेशन के तौर पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। पहले इस साइड में जितने भी कोफिशिएंट है, अब ध्यान दीजिए यहां पे n नंबर ऑफ इक्वेशंस है। क्यों n नंबर ऑफ इक्वेशंस मैंने लिया है, क्योंकि देयर आर n वेरिएबल्स x1 to xn, so this is a system of n linear equations with n variables, ठीक है, याद रखिएगा। कोफिशिएंट पहले इक्वेशन का जितना भी कोफिशिएंट है, x1 का कोफिशिएंट a1 आपको पता है कैसे लिखते हैं, a2 एंड सो ऑन टू an, उसके बाद b1 b2 एंड सो ऑन टू bn, और इसी तरह मान लीजिए लास्ट वाला जो इक्वेशन होगा, अंतिम इक्वेशन, वहां पे कुछ इस तरह का होगा a1, nthवां इक्वेशन मान लीजिए इस तरह से, ये मैंने रख लिया a1 x1 प्लस a2 x2 एंड सो ऑन टू an xn इज इक्वल टू cn, दिस इज योर nth इक्वेशन। तो इसी तरह से करते करते a1 a2 एंड सो ऑन टू यहाँ पे an, ठीक है। अब एक और मैट्रिक्स आपको बनाना है, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 से लेके xn तक, तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू xn, और इज इक्वल टू में जो कांस्टेंट वाला है c1 c2 c3 एंड सो ऑन टू cn। नाउ आप थोड़ी देर में अभी जानेंगे कि ये जो एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन इस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ध्यान दीजिए, इन इक्वेशंस लेने का इन वेरिएबल का एक कारण है। वो कारण ये है कि इस तरह से लेने पे ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। और जब आप किसी सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन से, प्योरली मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करना चाहते हैं इस तरह से, तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा हो इन सिस्टम से, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा हो। क्योंकि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही चूंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए यही कारण है कि इसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा, तभी हम मैट्रिक्स इक्वेशंस को यूज करके सिस्टम को सॉल्व कर सकते थे। अब पिछले क्लास में, पिछले 1-2-3 क्लास पहले मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस इतना क्यों मायने रखता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उससे हम किसी भी तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो, डजंट मैटर। बट जब मैट्रिक्स इक्वेशंस को यूज करके सिस्टम को हमें फाइंड करना होगा, तो डेफिनेटली ये जो मैट्रिक्स है इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही होगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने A से रिप्रेजेंट कर लिया, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने X से रिप्रेजेंट कर लिया, और इस मैट्रिक्स को हमने मान लीजिए B से रिप्रेजेंट कर लिया। तो इस सिस्टम को, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, Ax इज इक्वल टू B से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा कि ये कितना आसान है याद रखना। अभी आप देखेंगे कि इसको कैलकुलेट करना भी आसान है। इनफैक्ट बस आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो आपने देखा कि ये कितना आसान होगा। एक बड़े से सिस्टम को एक छोटे से मैट्रिक्स इक्वेशन से आप लिख सकते हैं। एक छोटा सा मैट्रिक्स इक्वेशन का आप सहायता लेंगे और उस मैट्रिक्स इक्वेशन से आप इस सिस्टम को लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटी कि ये क्या है मैट्रिक्स इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस का यूज है, और इसीलिए मैंने कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, उस समय ना मैं इसको इसलिए सोच में पड़ गया कि मैं nth इक्वेशन क्या लिखूं, क्या कोफिशिएंट्स दूं, इसीलिए अंत में मुझे लगा कि चलो कैपिटल ए में इसको दे देता हूं, A1 A2 इस तरह करके। ओके, अच्छा एक और चीज, जो स्क्वायर मैट्रिक्स था यहाँ पे A1 से लेके, जो कोफिशिएंट का स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन बनाया था, थोड़ा सा और इसके बारे में, Ax इज इक्वल टू बी। ये जो A होता है ना, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। X जो होता है वो होता है अननोन या वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसमें अननोन्स होते हैं, और जो B होता है वो होता है कांस्टेंट और नोन मैट्रिक्स। क्यों नोन? क्योंकि इनका वैल्यू हमें पता है। और ये कोफिशिएंट क्यों रखा गया? क्योंकि इक्वेशंस में जितने सारे कोफिशिएंट है उन्हीं से मिलके ये मैट्रिक्स को बनाया गया है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नाउ कम टू आवर ओरिजिनल इक्वेशन। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से ही शुरू कर देता हूं बनाना। The matrix equation for the given system is, क्या हो जाएगा इसका मैट्रिक्स इक्वेशन? कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स को बनाना है, तो सारे कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, याद रखिएगा एकदम रो में, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, इस तरह से -2। जैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे वैसे ही बनाना है इसको। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम लोग कांस्टेंट को भी अंत में लिख देते थे, और ये हमें पता चलता था कि लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो कांस्टेंट्स वाला कॉलम होगा, बट इसमें कांस्टेंट अलग होगा, उसका मैट्रिक्स ही अलग होगा। ये हो गया। उसके बाद 2, -3, -6, उसके बाद -3, 6 और 15। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स। कौन कौन से वेरिएबल है? x, y और z। इसको भी लाइन से लिखना है, पहला x फिर y फिर z, इस तरह से। इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? 7, 5 और 0, 7, 5 एंड 0, यही कांस्टेंट है। मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 1, -2, -4, 2, -3, -6, -3, 6, 15। अब सिर्फ यही नहीं है कि ये इक्वेशन, ये चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये भी चेक करना होगा कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा देन एंड देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। चलिए देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। ओके, सो ए इज, अगर आपसे एग्जाम में, ध्यान रखिए एग्जाम में जब सवाल पूछा जाएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन, तो आपको कुछ नहीं, आपको दिमाग में ये रखना है कि जब क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके आप सॉल्व करिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x, y, z एंड b इज इक्वल टू, मान लीजिए ये मैट्रिक्स कांस्टेंट है 7, 5 और 0 वाला, इसलिए ax इज इक्वल टू b। इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं? a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। कोई दिक्कत नहीं है। if a inverse exists then
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट। ये बड़ा जरूरी चीज है। अब मुझे याद है जब मैं मैट्रिक्स इक्वेशन पहली बार पढ़ रहा था तो मैं पहले दिन बड़ा कंफ्यूज था, पूरे दिन भर। और क्यों कंफ्यूज था ये आपको पता चलेगा। यहां पे मैंने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट, इसलिए दोनों तरफ ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से इधर, और ध्यान दीजिए लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, बिकॉज यू नो दैट multiplication of matrix multiplication are not commutative, that is AB is not necessarily equal to BA। इसीलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपको, हमेशा लेफ्ट में करना है। देखिए अब लेफ्ट में मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह से हम आपका इक्वेशन तो ऑलमोस्ट हमेशा इसी तरह से आप बनाइएगा ना, इसीलिए लेफ्ट में ही नॉर्मली करना होता है। लेकिन ए मान लीजिए इधर होता तो हम राइट में कर देते, या फिर हम लोग मिडिल में सेंटर में कर देते, है कि नहीं। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट में कब करना है वो पता चल जाएगा हमें, वो उस तरह से दिया होगा कि हमें राइट में करने पे ही ऐसा मिलेगा। फिलहाल आपको पता है कि ए इनवर्स ए हमने ए इनवर्स को लेफ्ट में मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बहुत बच्चों के दिमाग में ये होगा कि भाई ये लेफ्ट में क्यों नहीं किया गया, मल्टीप्लिकेशन है। दूसरी चीज ये होगी, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि दोनों तरफ इसलिए मल्टीप्लाई किया गया होगा कि ए इनवर्स दोनों काट देंगे, कट जाएगा, जैसे रियल नंबर्स के लिए होता है या नॉर्मल नंबर्स के लिए होता है मल्टीप्लिकेशन। उसमें दो तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो डिवाइड होकर एक दूसरे से कट जाता है, इसीलिए तो कैंसिल हो जाता है। वही चीज यहां पे नहीं है, यहां पे ए इनवर्स और यहां पे इनवर्स इसलिए नहीं मल्टीप्लाई हुआ है कि ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, नहीं, ये थोड़ा समझिए। और इसी में मैं बहुत कंफ्यूज था। सबसे पहले ये समझिए कि जब आप कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन को लिखते हैं, मान लीजिए इक्वेशन कोई है x इज इक्वल टू ए, अगर कोई प्रोसेस आप इस तरफ इस साइड में कर रहे हैं तो वो सेम प्रोसेस आपको इस साइड करना ही होगा, तभी ये इक्वेशन सही होगा। मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है कि ए इनवर्स और ए इनवर्स एक दूसरे से कट जाएगा, बिकॉज मैट्रिसेस में डिवीजन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये ए इनवर्स और ये वाला ए इनवर्स ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से कट जाएगा। मैंने इधर चूंकि लेफ्ट में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मुझे लेफ्ट में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। अगर मैं इस तरफ कोई मैट्रिक्स से रिलेटेड काम करता हूं तो इस इक्वेशन को वैलिडेट होने के लिए वही सेम काम मुझे इस साइड भी करना होगा, तभी ये इक्वेशन वैलिड कहलाएगा, है कि नहीं। यहां भी मान लीजिए कोई इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 12, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 12, तो आप क्या करते हैं, चाहे ऐसा रखिए x इज इक्वल टू 6, अगर मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब चूंकि रियल नंबर्स में डिवीजन का कॉन्सेप्ट है तो ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये किया हमने दोनों तरफ सेम काम इसीलिए है बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन एंड फॉर दिस इक्वेशन टू बी होल्ड टू वैलिड means whatever we have done in one side we have to do the same thing on the other side as well, and only in that condition this equation is going to be valid। दोनों साइड में हमें सेम काम करना होगा, तो उसी लिए हमने ये काम किया है। और यही चीज मेरे दिमाग में हमेशा से था उस समय जब मैं मैट्रिक्स इक्वेशंस को पढ़ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया
कि भाई रियल नंबर में तो ऐसे नहीं होता है। ये भी मैं बार बार उसको खोज रहा था कि जब कहीं डिवीजन के बारे में नहीं है तो ये दोनों कट के क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में भी वो आए, ये सिंपल सी चीज़ें हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा आया था। शायद थोड़ा हो सकता है मैं वीक रहा हूँगा उस समय, तो ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, ए इनवर्स इधर मैंने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया। अब इसका एक कारण है, देखिए कारण यही है, सबसे पहला तो कारण है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं वैलिड होता है नेसेसरली, इसीलिए किया। अब जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए आपके हायर स्टडीज में कि ए इनवर्स को राइट में मल्टीप्लाई करना होगा आपको, लेकिन वो जब करना होगा ना तो आपका इक्वेशन इस तरह से नहीं होगा, आपका इक्वेशन किसी दूसरे तरह से लिखा होगा वहां पे, और उस इक्वेशन को वैलिड करवाने के लिए आपको राइट से ही मल्टीप्लाई करवाना होगा। अब जब मैं बात कर रहा हूं वैलिड करवाने के लिए, तो क्या वैलिड करवाने के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स मैंने यहां पे सपोज कर लिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई, ए जितना भी डायमेंशन का हो, जिस डायमेंशन मतलब जिस ऑर्डर का हो, उसी ऑर्डर का यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इंटू ए इनवर्स भी आपका आई ही आएगा। तो आप कह रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां बीच में क्यों नहीं कर देते हैं। नहीं कर सकते हैं, ये नियम गलत हो जाएगा ना, या तो हम राइट में करेंगे, नहीं तो लेफ्ट में। अगर राइट में कर रहे हैं तो यहां भी राइट में करना होगा, लेकिन यहां अगर हम ए इनवर्स से राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर x इंटू ए इनवर्स कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ए इनवर्स इंटू ए हमने लेफ्ट में किया, ठीक है। हां, अगर इक्वेशन x a इज इक्वल टू बी होता तो हम x ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स कर सकते थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कभी इस तरह का सिनारियो आया तो ध्यान दीजिएगा, आपके इस लेवल में नहीं आएगा, वो हायर स्टडीज में ही आ सकता है, यहां पे नहीं। और वहां भी रेयरली कभी आता है वैसा, आपको टेस्ट करने के लिए, अदर देन नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों इसमें मल्टीप्लाई किया है मैंने ए इनवर्स से, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नेसेसरली नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, राइट। और दोनों तरफ किया है क्योंकि हमें इस एल्जेब्राइक इक्वेशन को सैटिस्फाई करवाना है तो ये एल्जेब्रा का ही पार्ट है, तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन, लेकिन इसको एज अ होल हमें एल्जेब्राइक इक्वेशन ही तो कहेंगे ना। तो जो मैट्रिक्स का यहां पे काम किया है वही मैट्रिक्स का काम यहां भी करेंगे, क्योंकि भाई ये बेसिक नियम है इक्वेशंस का। एक साइड में हम कुछ करते हैं तो हमें सेम काम दूसरे साइड पे भी करना होता है कि नहीं, वही बात है। इट इज लाइक अगर मैं इस पेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अच्छे से होल्ड करता हूं अपने उंगली पे, तो ये अड़ा रहेगा, वहां पे स्टक करके रहेगा। जैसे ही मैं इधर मान लीजिए वजन डाल देता हूं 10 ग्राम का, तो इस तरफ झुक जाएगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए मुझे इधर भी 10 ग्राम का वजन डालना होगा, तभी फिर ये एकदम बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। जिस डिस्टेंस पे यहां पे 10 ग्राम का दूरी है, उसी डिस्टेंस पे यहां भी 10 ग्राम का वजन डालना होगा, अगर ये पेन जो है एकदम सिमेट्रिक है पूरी तरह से। तो दोनों तरफ हमें कुछ करना होगा, सेम काम, तभी ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा वही पॉइंट रह सकता है। यहां भी वही काम है, एक तरफ कुछ किया तो दूसरी तरफ कुछ करना होगा। चलिए बाय द वे, तो यहां पे आप ए इनवर्स इंटू ए लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए कि रहने दूं, इस इक्वेशन को रहने देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। इक्वेशन भी आपने लिख लिया होगा,
थोड़ी देर में मैं सब कुछ ऊपर से इरेज कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसके नीचे कंटिन्यू रखिएगा, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स इनटू ए। अब ए यहां पे क्या है, थर्ड ऑर्डर का यानी कि 3 क्रॉस 3 डायमेंशन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहां पे एक I3 इंटू एक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहां पे तो ए इनवर्स बी ही रहेगा, राइट। अब भाई किसी भी मैट्रिक्स को चाहे वो स्क्वायर हो चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, उसको अप्रोप्रिएट ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, राइट। यही होता है ना भाई। अगर एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा 3 रॉज का, ध्यान दीजिए 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 3 डायमेंशन का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इस वाले एक्स मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि हमें एक्स ही मिलेगा, है कि नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, वहां पे इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन इसी तरह से आपको सॉल्व होगा। अब आप पूछिएगा कि सर किस तरह से अब इसको सॉल्व किया जाए। अब चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे मुझे नहीं पता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मैंने मान लिया कि करता है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब आपका ये होगा कि भाई किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए, अब वही हम लोग देखेंगे। इतना आपको पता चल गया। अब ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी सिस्टम को आप मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्व करिएगा तो आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको लिखवाऊंगा अच्छे से वर्बली, बट इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इरेज कर दो, इसका काम हो गया। मैं ठीक है, आपका ये जो मैट्रिक्स है इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यही आपका इक्वेशन, अल्टीमेट इक्वेशन यही है। इसको भी अब मैं इरेज कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए ये वाला है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। अभी तक मैंने आपको वो डिटर्मिनेंट वाला नियम नहीं बताया है। हाँ, सेकेंड ऑर्डर का नियम मैंने बता दिया है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को यूज करके किस तरह से आप इनवर्स निकाल सकते हैं, क्लियर। बट मैंने किसी भी ऑर्डर के लिए आपको नहीं अभी वो वाला नियम बताया है कि किस तरह से किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को डिटर्मिनेंट को यूज करके हम लोग निकालते हैं। वो जैसा कि मैंने कहा कल के क्लास में बताऊंगा। तो चलिए, अभी तक जो नियम हमें पता है, किसी भी डायमेंशन के स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हमें उसका इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे। ये है हमारा मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। किस ऑर्डर का आपको याद है, अगर ये n क्रॉस n का है तो हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे n क्रॉस 2n का जिसमें कॉलम डबल हो जाए और उसको दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में इसको लिख देते हैं 1 -2 -4 2 -3 -6 -3 6 और 15। इसको दो पार्ट में हमने बांट लिया और इधर एक इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं 0 1 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या हो गया, एक एज अ होल ये n क्रॉस 2n का मैट्रिक्स हो गया। ये लाइन बीच में मैंने इसलिए दिया है कि आप पहचान सकें कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा है ये पूरा एक ही रॉ, ये पूरा एक ही रॉ, ये पूरा एक कॉलम, ठीक है। ये पूरा मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स है, बस ये लाइन आपको ये दिखा रहा है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बनाया है। अब हम क्या करेंगे,
इस वाले को चेंज कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इधर का साइड चेंज हो गया बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो उसको चेंज करते समय जिस पॉइंट पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, उस पॉइंट में ये वाला साइड का, यानी कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी है, ये जिस फॉर्म में भी उस समय रहा वही आपका इन्वर्स हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, यानी कि इस मैट्रिक्स का। तो चलिए एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लीडिंग एंट्री हमारा 1 है, इसके नीचे सब कुछ 0 करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, दैट इज इसको रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में चेंज कर देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, R2 माइनस 2 R1 और रिजल्ट को R2 में लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, R3 प्लस R1 और रिजल्ट को R3 में लिख देंगे। आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा अब नया, वो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 माइनस 4, इधर तो 1 0 0 हो जाएगा। पहले रॉ में तो कोई काम कर नहीं रहे हैं। अब R2 में से R1 घटाते हैं, तो इसमें से पहले इसको घटाएंगे, तो 2 और माइनस 2 इंटू 1 2, 0 आ गया, माइनस 3 और प्लस 4 1 आ गया, माइनस 3 प्लस 4 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 6 प्लस 8 2 आ गया, 0 और माइनस 2 आ गया। देखिए ये वो चेंज कर रहा है। फिर 1 में से 0 घटाइए, 1 ही आएगा। फिर 0 में से आप 0 घटाइए, 0 ही आएगा। अब क्या कर रहे हैं, तीसरे रॉ के लिए R3 रॉ 3 में रॉ 1 को जोड़ा और रिजल्ट को रॉ 3 में लिख दिया। तो माइनस 3 प्लस 3, माफ करिएगा यहाँ पे आप कर दीजिए 3R1, तभी तो 0 होगा ना, माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 6 और माइनस 6 0 नहीं होगा जी, 6 और माइनस 2 इंटू 3 0, 15 और माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, राइट। इस तरह का एक पिछले क्लास में मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था, सेम यही मैट्रिक्स। ओके, 0 में आप क्या जोड़ेंगे, 3 इंटू 1 3, तो आएगा कितना 3, वेरी गुड। फिर 0 में आप 0 जोड़ रहे हैं, कुछ भी जोड़िए 0 ही आएगा। फिर 1 में 0 जोड़ रहे हैं आप, तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सब कुछ ठीक है भाई, ये इसके नीचे सब 0 आ गया, ये भी दूसरे रॉ का ये एलिमेंट ये 1 आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ये भी मेरा 1 आ गया। तीसरे में क्या आना चाहिए, इसको भी 1 आना चाहिए, चलिए 1 कर देते हैं। ये मैट्रिक्स का काम खत्म, अब जो करना है यहाँ से करना है, ये हमारे लिए अब मैट्रिक्स बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं रॉ ऑपरेशंस लगाना। क्या करेंगे, इसको 1 ले आने के लिए पूरे रॉ 3 में हम लोग अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें रॉ 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, पहला तो वही रह जाएगा -2 -4 1 0 0 0 1 2 -2 1 0 0 0 3/3 1, फिर 3/3 1 0/3 0, यहाँ 1/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। अभी और ऑपरेशन हमें लगाना होगा, क्योंकि अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं कन्वर्ट हुआ है। अब नीचे से ऊपर याद करिए, रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाते थे। अब नीचे से, पहले इधर से आते थे, अब इधर से नीचे से जाएंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये लाइन देने का यही मतलब है कि हमें इस मैट्रिक्स पे ध्यान देना है। ये तो चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिकली, बस इस मैट्रिक्स को हमें, इस वाले पोर्शन को, लाइन के लेफ्ट वाले पोर्शन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 के ऊपर सब कुछ 0 चाहिए, ये भी और ये भी। तो चलिए अब नीचे से ऊपर की तरफ रॉ ऑपरेशंस लगाते हैं। अभी तक आपको नीचे 0 ले आना था, तो ऊपर से नीचे की तरफ लगाया। अब यहाँ से सबसे पहले इस 1 के ऊपर इसको और इसको 0 ले आते हैं। तो क्या करेंगे, अगर रॉ 1 में 4 रॉ 3 को जोड़ के और रिजल्ट को रॉ 1 में लिख दें, तो यहां खाली ध्यान दीजिए, -4 और +4,
0 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। यहां भी 0 ले आना है, तो अगर रॉ 2 में -2 रॉ 3 को घटा दें तो 2 - 2 × 1, 2 - 2 0, और रिजल्ट को लिख देंगे हम लोग रॉ 2 पे। तो आपका नया मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा? पहले तो मिलेगा 1, इसमें से 0 ही घटा रहे हैं, R1 + 4 R3 है, तो R1 यानी कि 1। अब हर एक, जैसे R1 का ये एलिमेंट और R3 का इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में वो ऑपरेशन लग जाएगा, जैसा कि आपको पता है। तो वहां पे 1, क्योंकि 1 और +4 × 0, 0 ही होगा, तो 1 + 0 1, फिर -2, और इसे यहाँ भी 0, यहाँ भी -2 ही होगा, और यहाँ पे -4 + 4 हो जाएगा आपका 0। अब ये रॉ, ये पूरा एक ही रॉ है, सब में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम। 4, यहाँ पे 1 और +4 हो जाएगा 5, फिर 0 और +0 जोड़िएगा 0 ही होगा। यहाँ देखिए 0 और +4 × 1/3, 4/3, ठीक है, ओके। उसके बाद रॉ 2 में से रॉ 3 का सेकेंड मल्टीपल को हम घटा रहे हैं, तो 0 - 0 तो 0 ही होगा, इसको छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे देखिए 1 - 0, 1 ही होगा, वेरी गुड। 2 - 2 × 1 कितना हो जाएगा? 0, काम खत्म। -2 और यहाँ -2, ये कितना हो जाएगा? -4 नहीं होगा जी, -2 - 2 × 1, -2 - 2 -4, गुड। 1 में से 0 घटा रहे हैं, आपका 1 ही आएगा। 0 - 2 × 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। तीसरे रॉ को जैसे है वैसे ही लिख देना है, 0 0 1 1 0 1/3। अभी भी ये कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसको भी, इसके जस्ट ऊपर इसको भी 0 आना चाहिए। तो चलिए एक और रॉ ऑपरेशन हम लगा देते हैं। चलिए इसको कर लीजिए, फिर इसको मैं इरेज करूंगा, कर दूं? देखिए एक बार में ये जो होता है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, ढेर सारा सॉल्व करना होगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अभी, चलिए ओके। अभी रॉ ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं हम, यहां से कंटिन्यू है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 करना है। अगर R1 + 2 R2 कर दें और रिजल्ट को R1 पे लिख दें, तो अब ये मैट्रिक्स हमें क्या मिल जाएगा? 1, क्योंकि 1 - 0, फिर -2 और +2 × 1, 2, -2 + 2 0, 0 में से 0 घटाइएगा 0, फिर देखिए 5 - 8, 2 × 4 8, कितना हो जाएगा? -3 होगा ना, 5 - 8 -3, फिर 0 - 2 -2, 4/3 - 4/3 0 हो जाएगा ना, 4/3 - 2 × 2/3, 4/3 - 2 × 2/3, यानी कि 4/3 - 4/3 0, ओके। काम खत्म। बाकी रॉ में तो कुछ किया नहीं है, तो जैसे का तैसे लिख देते हैं। देख लीजिए यहां पे 1/3 1 0 1/3, ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा पानी पी लूं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखिए माइनस होगा यहाँ पे ना, R2 - 2 R3, R2 - 2 R3, R2 - 2 R3, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने सही कर दिया, ठीक है। -3 - 4 1 -2 R2 - 2 R3 है ना,
ध्यान दीजिए, तो 0 और -2 इंटू 1/3, -2/3। और कहीं कुछ ठीक है सब कुछ कि नहीं, थोड़ा देख लूँ एक बार, मैच करा लूँ मैं। R1 में +2 R2 जोड़ा तो -2 है यहाँ पे, R1 + 4 R3 तो -2, हाँ ठीक तो है, -3 -4 1 2 1 0 2 1 0 और नीचे नेगेटिव है, नहीं नीचे तो ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, थोड़ा एक बार मैच करा लूँ। यहाँ पे 2 है, मैंने कहीं सिंबल वगैरह गलत नहीं किया था ना। 1 मिनट थोड़ा देख लूँ मैं, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ 2 यहाँ भी सही है। उसके बाद मेरा थोड़ा एक बार यहाँ से मैं मैच करा लूँ, ये भी ठीक है। यहाँ +2 कैसे आया है, 3, यहाँ तो -2 ही होगा, ठीक है। R1 + 4 R3 थोड़ा देखूं, R1 -2 और यहाँ पे 4 R3 किया तो 0 है, तो -2 ही होगा, ठीक है। फिर आपका वो भी ठीक है, 5 -4, यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है। उसके बाद मैंने R1 + 2 R2 कर दिया, ये तो 0 हो गया, इसका काम ही खत्म हो गया। ओहो, R1 + 2 R2 है ना, यहाँ +2 होगा, देखिए नेगेटिव साइन, ठीक है, अब सही, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स राइट साइड में बचा, ये जो पोर्शन राइट साइड में बचा, यही हमारा A इनवर्स है। तो इसलिए A इनवर्स क्या हो गया हमारे पास, -3 -4 1 2 1 0 0 2/3 1/3, दिस इज A इनवर्स। आप चेक कर सकते हैं, ये डेफिनेटली इसका इनवर्स है। अगर इनवर्स नहीं होता है तो पिछले क्लास से याद रखिए कि ये जो पोर्शन है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं, कोई एक रो आपका पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए A इनवर्स हमने निकाल लिया, अब आसानी से हम सॉल्व करते हैं अपने इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन हमारा इस तरह से सॉल्व होगा। नाउ x इज इक्वल टू A इनवर्स B। x क्या है आपका, x y z। A इनवर्स क्या है आपका, -3 -4 1 2 1 0 0 2/3 1/3 इंटू 7 5 0। बस इसको रहने देते हैं, इज इक्वल टू, इसको पहले अपना सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देंगे, क्या करना है, छोड़िए यहीं पे करते हैं। -3 × 7 +2 × 5 और 0 से 0 करेंगे तो +0 आएगा। फिर -4 × 7 +1 × 5 फिर +0, फिर 1 × 7 +0 × 5 और +1/3 × 0 करेंगे, 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 ही लिख देते हैं। क्या आ गया आपका, 7 3 जा 21 और +10 -11 28 और 28 में से
आप 5 घटा दीजिएगा तो -23, यहाँ पे 7 क्या आ गया आपका। देयरफॉर इस तरफ क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू -7 -23 और 7 11 -11 है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में आपको पता है x इज इक्वल टू -11, y इज इक्वल टू -23 और z इज इक्वल टू 7। आंसर आप देख लीजिए, यही आंसर है। मैं मैच करा लेता हूँ, आंसर मैंने लिखा है, हाँ -11 x -23 y और z बराबर 7। ठीक है, ठीक है, आंसर ठीक है, -11 -23 और 7। तो आपने देखा कि मैट्रिक्स इक्वेशन कितना आसान है। चलिए अब चलिए वर्बली मैं लिख देता हूं कि मैट्रिक्स इक्वेशन एक्चुअली में किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका एक वर्बल डेफिनेशन, एक तरह का नियम, ठीक है ना। और फिर हम लोग एक और छोटा सा इक्वेशन बनाएंगे बस, और आज की क्लास को मैट्रिक्स को यहीं पे खत्म करेंगे। उसके बाद हम बस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Okay. Solving a matrix equation. Solving a matrix equation. किस तरह से किसी मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। If A is a n cross n matrix and if A inverse if A is a n cross n matrix and whose inverse is existed and is A inverse। अगर A कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो इन्वर्स A इन्वर्स है, and if X and B are respectively the unknown matrix and the constant matrix and the constant, या फिर इसको आप नोन मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, नोन मैट्रिक्स, और ध्यान रहे एंड बोथ X and B have n number of rows। रॉ n होने चाहिए। A का जितना रॉ है X और B दोनों का नंबर ऑफ रॉ n होना चाहिए। बोथ हैव n नंबर ऑफ रोज, ठीक है। देन the matrix equation
matrix equation is given by x is equal to A inverse B, हमेशा, ठीक है, हमेशा। इसको एक काम करिए, देन द मैट्रिक्स इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन, हाँ इस तरह लिखिए इसको, ये ठीक है ज़्यादा। 1 मिनट, हाँ, देन the solution of the matrix equation Ax is equal to B is given by x is equal to A inverse B. This is the solution, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। तो आपको Ax इज इक्वल टू बी हमेशा नहीं ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ए इनवर्स निकालिए, यहां पे रखिए, ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा आपको। और याद रखिएगा बी और एक्स का जो नंबर ऑफ रॉ है वो n है, ए का जितना नंबर ऑफ रॉ है उतना ही नंबर ऑफ रॉ इसका भी है, सेम नंबर ऑफ रॉज, इसीलिए मैंने लिखा है। पूरा देख लीजिए फिर से। इफ A is a n cross n matrix whose inverse is existed and is A inverse, and if x and b are respectively the unknown matrix and the constant या known matrix, and x and b have n number of rows, then the solution of the matrix equation Ax is equal to b is given by x is equal to A inverse b। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और आज हम लोग बनाते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी खराब है मेरा। चलिए एक छोटा सा सेकेंड ऑर्डर का मैं बनाता हूं इक्वेशन, मतलब ऐसा सिस्टम लेता हूं जिसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स बने ए जो हो वो सेकेंड ऑर्डर का ही हो। चलिए जो सिस्टम है आपका वो कुछ इस तरह का है, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, 3x माइनस 6y, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर यू। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इसको मैट्रिक्स इक्वेशन से बनाता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहां से कांस्टेंट मैट्रिक्स तो आपको पता है कि 2, माफ करिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 माइनस 5 3 माइनस 6, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना है, x और y दो ही वेरिएबल है, और मैट्रिक्स b कितना है 15 और भैया 36 है, ठीक है। सॉल्यूशन कितना होगा, अब याद रखिए ax बराबर b, इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन से इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग ax इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। इसलिए सारा कुछ दोनों तरफ लेफ्ट में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और इसी से हमें काम है। चलिए भाई, अब आपको सेकेंड ऑर्डर का जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने बताया था कि किस तरह से इसको डिटर्मिनेंट को यूज करके इसका आप आसानी से इन्वर्स निकाल सकते हैं अगर वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो। लेकिन अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से रॉ ऑपरेशंस को यूज करके भी इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो मैं पिछले क्लास के लास्ट में आपको बता चुका हूँ। सो जो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से आप निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, वो जनरल तरीका है, उससे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स आप निकाल सकते हैं अगर वो इन्वर्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता हो तो। डिटर्मिनेंट वाले रूल से भी आप यही कर सकते हैं,
जो कि मैं कल के क्लास में बताऊंगा आपको। चलिए, तो आपको पता है इसका इन्वर्स तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। क्या होगा? ए इन्वर्स आपको पता है कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे -6, और यहाँ पे सिंबल हो जाएगा 5, माफ करिएगा साइन हो जाएगा बस चेंज रिवर्स, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना? ए का डिटर्मिनेंट कितना है भाई? -12 प्लस 15। ठीक है, मैट्रिक्स कितना है? -6 -3 5 2। देखिए हाँ ठीक है 5 2। कभी कभी ना ऐसा मतलब हो जाता है ना कि मत पूछिए। डिटेल में समझाने का ये भी एक है ना कि कभी कभी मैं ही गलत कर बैठता हूँ, जैसे कि आप, लेकिन हाँ मेरी आदत है कि मैं मैथ्स जरूर कराता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इतना बड़ा बोर्ड है, समझाना है आपको। हो सकता है समझाते समझाते कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं साइन मैंने गड़बड़ कर दिया हो या कुछ 1 की जगह गलती से 2 लिख दिया हो, तो दीज आर द थिंग्स। तो चिंता मत करिए, उसको मैं सही करूँगा। क्या हो जाएगा? -2 -6/3, फिर -3/3 -1 5/3 2/3। सो डेफिनेटली दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -2 -1 5/2 2/3, और b कितना है? 15 और 36 है ना? चलिए भाई, -2 × 15 -30 प्लस 5 × देखिए देख रहे हैं ना 5/3 3 से डिवाइड हो रहा है ना सब में, 2 -1 2/3। ठीक है, 5 × 12 यहाँ हो जाएगा -15 प्लस 2/3 × 36। चलिए यहाँ भी तो 12 से काट ही दूंगा ना, यहाँ भी वही किया है, 2 से 36 को 12 बार में काट के लिख दिया है मैंने। क्या हो जाएगा? 60 में से 30 चला गया तो बचा +30। यहाँ पे क्या होगा? 24, और 24 में से आपका 15 चला गया तो कितना हो जाएगा? 9 होगा ना? 24 में से 15 गया तो 9 ही होगा ना? 9 आ गया। क्या हो गया आपका? क्या हो गया आपका? देयरफॉर क्यों लिख रहा हूं? सिर्फ दैट इंप्लाइज दूं। x = ये आया है। x क्या है? x y समझाने के लिए लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिख रहा है आपको। डायरेक्ट x = 30 और y = 9 आ गया है, आंसर लिख देना है। लेकिन चूंकि मुझे आपको लिखवाना है, देयरफॉर x = 30 एंड y = 9। आंसर मैं थोड़ा मैच करा लूं। हाँ ठीक है, जरूरी है भाई। x = 30, y = 9। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं दूंगा आपको। कल मैं काफी सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ बनाया है। कल से या परसों से, वेडनेसडे से मैं क्वेश्चन को अपलोड करना शुरू करूंगा। पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कल शाम में या परसों में आपको डेफिनेटली बता दूंगा। आज के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करिए कि खुद से मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके उस सिस्टम को सॉल्व करिए। ठीक है, याद रखिए आपके सिलेबस में जेईई एडवांस तक में 3rd ऑर्डर तक का ही मैट्रिक्स इक्वेशन पूछा जाएगा। इवन रॉ ऑपरेशंस भी 3rd ऑर्डर तक का ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा का सिलेबस नहीं है आपका। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा जिसमें 5th ऑर्डर तक के इक्वेशंस को आसानी से हम सॉल्व करेंगे। माफ करिएगा, 3rd ऑर्डर कह रहा हूं बार बार मैं। आपका जो सिलेबस है जेईई एडवांस का, उसमें मैक्सिमम 3 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम आपके सिलेबस में है, और मैं आपको
5 वेरिएबल तक के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बताऊंगा। ठीक है, ऑर्डर निकल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। चलिए एक आपको होमवर्क देता हूं, एक सिस्टम सॉल्व करिए आप। हाँ, सिस्टम है कुछ इस तरह से, टू एक्स प्लस 4y 2x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 7 प्लस z इज इक्वल टू 7। उसके बाद है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4y, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस टू। याद रखिए 0, z का कोफिशिएंट आपको 0 रख देना है क्योंकि z वाला टर्म नहीं है तीसरे इक्वेशन में, तो वो बन जाएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। a मैं बता दे रहा हूं यहां से, a क्या हो जाएगा आपका 2 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 4 और 0। दिस इज योर a। ठीक है, z वाला टर्म नहीं है तो यहां पे मैंने 0 पुट कर दिया। बाकी x आपको पता है, कैपिटल X जो होगा वो क्या होगा x y z वाला मैट्रिक्स, और b क्या हो जाएगा 7 0 और 2, ये 2 है याद रखिएगा, -2। ठीक है, हाँ इसका आंसर मैं आपको लिखवा दूं। आंसर हमेशा लिखवा देना चाहिए ताकि क्वेश्चन अगर गलत भी लिखा हो हमने तो हम पहचान लें उसको। 1 मिनट थोड़ा मुझे आंसर देख लेने दीजिए, मेरे पास इसका आंसर जो है ना 43 1 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए आंसर, x इज इक्वल टू -38, y इज इक्वल टू 9 और z इज इक्वल टू 47। x इज इक्वल टू -38, y इज इक्वल टू 9 और z इज इक्वल टू 47। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशंस, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार कहता हूं आप मेरे से पूछिए। ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ मैं समझता हूं कि आप शुरू में जो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार मैट्रिक्स को कर रहे हैं ना, तो दिक्कत होगी उनको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कन्फ्यूजन हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, बट पूछिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट हैपन्स। ठीक है, और कन्फ्यूजन हो और आपको ये पता चल रहा है कि हाँ मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, दैट शुड बी द बेस्टेस्ट थिंग। ठीक है, कि कन्फ्यूजन होने का पता चलना कि नहीं मुझे ये चीज़ पूछना है भाई, समझ में नहीं आ रहा, क्यूरियोसिटी कहते हैं इसको। सो कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछिए। कल के क्लास में मैं डिटर्मिनेंट के नियम से भी, या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वाले नियम से कह सकते हैं, उससे भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह उसको यूज़ करके आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने किताब को देखा है ना, आप NCERT को या RD शर्मा जी को या किसी को भी, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो वाला नियम तो मैंने बताया नहीं, वो पता नहीं कहीं पे लिखा हुआ है किसी किताब में, वो महामानव वाला कोई नियम है, वैसा कुछ है नहीं। मुझे ये रॉ ऑपरेशंस वाला नियम ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इसी को यूज़ करता हूँ नॉर्मली।
ऐसा नहीं है, उसको भी यूज़ कर लेता हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए कि भाई किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो मैं चुपचाप सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेता हूँ, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है दैट मीन्स उसका मैट्रिक्स इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और मैं आराम से रॉ ऑपरेशंस लगा के उसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ दिस रूल, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई विल डेफिनेटली टीच यू अबाउट दैट रूल टुमारो, डेफिनेटली। तो रिलैक्स रहिए, वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद आप अपने सहूलियत के अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस रूल से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को टैकल करना है, दैट्स इट। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू, सी यू टुमारो।